अब बात करते हैं बंगाल की, बंगाल स्टेट की, क्योंकि अभी हम लोगों ने हैदराबाद और अवध की बात कर ली, यानी कि निजाम और नवाब की बात हो गई। अब बात होगी बंगाल की, बंगाल स्टेट की। यहाँ पर कौन से पॉलिटिकल चेंजेज आए, कैसे स्थापित हुआ 18th सेंचुरी में यह बंगाल क्षेत्र, अब इसकी बात होगी। क्योंकि आप लोगों को यह सारा कुछ अपने इतिहास के तहत एक अध्याय में पढ़ना है, जिस अध्याय का नाम है पॉलिटिकल चेंजेज इन द 18th सेंचुरी। और यह इतिहास आप लोगों के सामाजिक विज्ञान विषय के तहत आता है, जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार अपनी कक्षा 7 में पढ़नी है। बात करते हैं बंगाल की, तो लिखा हुआ है यहां पर, पृष्ठ संख्या 106 है, या पारस प्रकाशन पुस्तक का, सामने तो स्मार्ट बोर्ड पर आपको दिख ही रहा है, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है बंगाल के बारे में, द टेरिटरी कंप्राइजिंग मॉडर्न वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड पार्ट ऑफ असम, बिहार, ओडिशा एंड झारखंड। यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो बंगाल क्षेत्र था, यानी कि जो बंगाल टेरिटरी था, जो 18th सेंचुरी में बना हुआ बंगाल टेरिटरी था, इसमें अभी के कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो अभी का पश्चिम बंगाल, अभी का बांग्लादेश, अभी के असम के कुछ हिस्से, अभी के उड़ीसा के कुछ हिस्से, अभी के बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से, ये सारे जो हैं मिलकर बंगाल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। आगे लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या 107 पर आते हैं। पहले 106 पर एक पिक्चर है, ये भी आप लोग देख लें। यह जो पिक्चर है ये मुर्शीद कली खान का है, जो कि बंगाल का शासक हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द, पृष्ठ संख्या 107 पर आ चुके हैं हम लोग। पृष्ठ संख्या 107 पर आते हुए हम लोग बात करते हैं, द गवर्नर एज इन अवध वाज नोन एज नवाब। Following decline of the Mughal emperor, it sought independence from the Mughal on payment to tribute. Murshid Qali Khan had been appointed as the naib to the governor of the prince. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अवध में नवाब का कंसेप्ट था, अवध क्षेत्र में नवाब होते थे, और जैसे जैसे मुगलों का डिक्लाइन हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, अलग अलग जो है इंडिपेंडेंट क्षेत्र, अलग अलग जो स्वतंत्र क्षेत्र हैं, ये गठित होते चले गए, इनका गठन होना शुरू हो गया। मुर्शीद कली खान जो बंगाल का था, अपॉइंटेड एज द नैब, ये नैब के तौर पर अपॉइंट होता है टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, यानी कि जो प्रोविंस का गवर्नर होता है, जो क्षेत्र का, जो टेरिटरी का गवर्नर होता है, उसके नैब के तौर पर एक पद है, उसके तौर पर मुर्शीद कली खान की नियुक्ति होती है। आगे, he quickly rose in rank and seized and all the power. धीरे धीरे इसका रैंक, जो इसका पद बढ़ता चला जाता है, और यह अपने पास सारा शक्ति रख लेता है, यानी कि सारे शक्ति अपने तरफ हथिया लेता है मुर्शीद कली खान। ही कंट्रोल्ड ओवर लोकल रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, और जैसे जैसे इसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है, यह अपने हर रिसोर्सेज, जो अपना स्थानीय संसाधन होता है, जो अपना आर्थिक संसाधन होता है, और भी जो संसाधन होते हैं अपने साम्राज्य के तहत, बंगाल वाले साम्राज्य के तहत, उसको ये अपने नियंत्रण में रख लेता है। ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार टू उड़ीसा, फिर यह जितने भी मुगल जागीरदार थे, इन सबको उड़ीसा भेज देता है, वो क्षेत्र जहां पर इसका शासन, उड़ीसा का वो क्षेत्र जहां पर इसका शासन नहीं हुआ करता है। एज his capital city Murshidabad grew in capital, he ordered complete reassessment to the revenue of the Bengal. फिर यहां पर क्या होता है कि यहां पर लिखा हुआ है कि यह अपने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाता है, या फिर कहें तो मुर्शिदाबाद जो है इस बंगाल क्षेत्र की राजधानी होती है, और यह सारा रेवेन्यू, जितना भी जो पैसा आय का, जितना भी सारा कुछ साधन है, इन सारे चीजों को अपने बंगाल तक नियंत्रित रखता है, बंगाल तक सीमित रखता है। द जमींदार वे आर फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर एंड मनी लेंडर टू पे रेंट। जमींदार को जबरदस्ती किया जाता है कि तुम जाओ, और जाकर, अगर पैसे नहीं है तो जाओ, जाकर बैंकर और जो बाकी जो प्राइवेट, जो निजी तौर पर जो पैसा देने वाले व्यक्ति हैं, उनसे पैसा लेकर आओ और किराए दो और अलग अलग चीजें करो। Many other had to sell their land to big जमींदार in order to pay the rent. चूंकि बहुतों के पास जो पैसा नहीं था, बहुत सारी चीजें थी, ऋण भी नहीं मिल रहा था, कर्ज भी नहीं मिल रहा था, तो
उन सारे लोगों ने, उन सारे किसानों ने अपनी जमीन को जमींदार के हाथों बेच दिया और फिर उससे किराए वगैरह को सधाने की बात आई। लिखा हुआ है मुर्शीद कुली खान डाइड इन 1725, इसकी मृत्यु वर्ष 1725 में होती है एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ सुजादुद्दीन। फिर उसका सन इन लॉ यानी कि उसका जो दामाद होता है, जो सुजादुद्दीन होता है, वो उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। यानी कि बंगाल का अगला जो शासक होता है वो मुर्शीद कुली खान का दामाद सुजादउद्दीन बनता है वर्ष 1725 में, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, मुर्शीद की मृत्यु हो जाती है। और इसी के नाम पर मुर्शिदाबाद का नाम भी पड़ा है और मुर्शिदाबाद उस समय इसकी राजधानी थी बंगाल की। He also died in 1739, 1739 में उसके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि सुजादुद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, और उसके बाद उसका बेटा यानी कि सुजादुद्दीन का बेटा सरफराज खान यहाँ का मुखिया बनता है, बंगाल का मुखिया बनता है। देयर आफ्टर, इसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद बंगाल इंटर्ड अ फेज ऑफ अनसर्टेनिटी, फिर इसके बाद बंगाल में बहुत सारे उथल पुथल हो जाते हैं, अनिश्चितताओं के दौर से बंगाल फिर गुजरता है। द लास्ट रूलर ऑफ द मेडाइवल बंगाल वाज अली वर्दी खान हु रूल्ड फ्रॉम 1740 टू 1756। जो अंतिम शासक था जो मेडाइवल बंगाल का था, उसका नाम अली वर्दी खान था, जो वर्ष 1740 से 1756 तक वहां का शासक बना रहा, यानी कि वहां पर शासन किया। देयर वेयर कंटिन्यूअस अटैक बाय द मराठा, फिर यहां पर बार बार लगातार जो है मराठाओं का आक्रमण होता रहा। इट मे ऑल्सो बी मेंशन दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was also vying for the province of बंगाल। यहाँ पर यह भी बात करनी जरूरी है, सिर्फ मराठा ने ही लड़ाई नहीं लड़ी बंगाल से या फिर बंगाल के शासकों से, सिर्फ मराठाओं ने ही आक्रमण नहीं किया, सिर्फ मराठाओं से ही इनकी युद्ध नहीं हुई, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों से भी इसकी युद्ध हुई। अंग्रेज भी चाहता था कि वो भी अपना नियंत्रण जो है बंगाल पर रखे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज जो थे वो व्यापारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी कि जो ब्रिटिश रूल था वो व्यापार के आधार पर, मुख्यतः व्यापार के आधार पर भारत आया था, जबकि मुगल जो है वो धर्म के आधार पर भारत आए थे। वो धर्म परिवर्तन और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का उनका मुख्य ध्येय था, पैसा तो था ही था, जबकि अंग्रेजों का यानी कि ईसाइयों का मुख्य ध्येय, जो मुख्य उद्देश्य था वो पैसा कमाना था, साथ ही साथ धर्म तो था ही था। यहाँ पर मुख्य था पैसा और सब्सिडरी था धर्म, जबकि मुगलों का मुख्य था धर्म और सब्सिडरी था पैसा, लेकिन धर्म और पैसा दोनों था। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब बंगाल की बात आई तो बंगाल पर मराठाओं का आक्रमण तो रहा ही, मराठा भी उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखना तो चाहते ही थे, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईसाई अंग्रेज भी उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहते थे। From 1740 the East India Company also entered the fray of revenue collection, और 1740 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1740 से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज भी रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि जो पैसा लिया जा रहा था उसके ये हिस्से बन गए, यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पर इन लोगों को भी वो स्थान मिल गया, ये लोग भी रेवेन्यू कलेक्शन में आ गए, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के हिस्सा बन गए, यानी कि इन लोगों ने भी रेवेन्यू कलेक्शन करना शुरू कर दिया। दे हैड ऑलरेडी बिगन टू पैट्रोनाइज द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ हु हैड बाय देन बिकम द एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। द कंपनी हैड आल्सो ऑब्टेन ट्रेडिंग राइट फॉर हिज प्रोविंस एंड वाज फाइटिंग इट्स वे इनटू रीजनल रेवेन्यू सिस्टम। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंग्रेज जो चाहता था कि वो भी यहाँ पर अपना कब्जा रखे, यहाँ पर अपने आप को स्थापित करे, अपना नियंत्रण बनाए, उसने रेवेन्यू कलेक्शन में तो अपने आप को इंटर करा लिया, यानी कि अपने आप को शामिल करा लिया। इसके बाद ये जगत सेठ जो कि बैंकिंग हाउस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था और अलग अलग लोगों के साथ मिलकर
वहां पर अपना विस्तार किया और धीरे धीरे जो रीजनल रेवेन्यू सिस्टम था, जो क्षेत्रीय स्थानीय जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो प्रणाली था, उसमें भी अंग्रेजों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को विस्तारित यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाया और वहां पर भी इसने अपने नियंत्रण को रखा यानी कि नियंत्रण को स्थापित किया। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन फीचर्स की, यानी कि बंगाल, अवध और हैदराबाद, इन तीनों में कॉमन फीचर यानी कि सामान्य गुण कौन कौन से दिखते हैं, इन तीनों में सामान्यता कौन कौन सी दिखती है। अब इन सारे चीजों की बात होगी क्योंकि हम लोगों ने तीन अलग अलग स्टेट्स की बात की। हम लोगों ने हैदराबाद की बात की यानी कि निजाम वाली बात की, हम लोगों ने अवध की बात की यानी कि नजीम यानी कि नवाब वाली बात की, हम लोगों ने बंगाल की बात की यानी कि नईब की बात की। अब इन तीनों को देखते हुए अब हम लोग यह देखेंगे कि इन तीनों में समानताएं कौन कौन सी थी, लेकिन इन सारी समानताओं को हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। और इस कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।